चलिए, तो कल हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ा गया था, हम लोग पढ़े थे कि विलयन क्या होता है। विलयन से हम लोगों ने जाना कि जो विलयन होता है वो दो या दो से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। अब विलयन की कुछ घटक होते हैं, यानी कि कुछ भाग होते हैं जिनसे विलयन मिलकर बनता है। पहला क्या भाग होता है, विलायक, यानी कि विलायक वह घटक है जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है। वह तत्व जो विलयन में अधिक है उसे ही विलायक कहते हैं। अच्छा, एक और बात, विलयन की जो मूल अवस्था होती है, यानी कि विलयन गैस में है, द्रव में है या फिर ठोस में है, विलयन की मूल अवस्था विलायक की मूल अवस्था से समान होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए चीनी पानी ले ले, तो यहाँ पर अगर हम पानी को चीनी में मिलाएं, 1 किलो चीनी है और 50 ग्राम मिलाए पानी, तो क्या होगा, चीनी अपनी मात्रा को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। यानी कि चीनी अभी ज़्यादा है तो वह विलायक कहलाएगा, ठीक। तो विलयन भी कैसा होगा, चीनी यहाँ होगा, यानी कि वैसा होगा। अब उल्टा किया जाए, 1 लीटर पानी लिया जाए और थोड़ा चीनी लिया जाए, फिर मिलाया जाए, तो पानी में पूरा चीनी घुल जाएगा। यानी कि जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ, विलयन तैयार हुआ, वो पानी की तरह ही है और विलायक भी हमने पानी ही लिया था। यानी कि विलायक जो होते हैं उनकी जो मूल अवस्था होती है वो विलयन की मूल अवस्था के साथ मैच करती है। क्लियर इतनी बात। अब विलायक हमने जाना कि जिन तत्वों की मात्रा विलयन में, मिक्सचर में अधिक होती है वो विलायक कहलाते हैं, ठीक। इन इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। अब विलेय पढ़े, विलेय के बारे में हमने जाना कि विलयन में विलायक के अतिरिक्त, यानी विलायक के अलावा जो भी तत्व या घटक होते हैं वह सब विलेय कहलाते हैं। एक डॉट पॉइंट यह थी कि विलयन में जो विलेय होता है वो सदैव विलायक से कम रहता है, ठीक है। यानी विलायक की मात्रा से विलेय की मात्रा कम रहती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार में हमने जाना कि भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर विलयन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा विलेय की सांद्रता के आधार पर। अब विलेय की सांद्रता के आधार पर विलयनों को 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से वो 4 भाग थे, पहला था तनु विलयन था। तनु विलयन क्या होता है, जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, वह तनु विलयन कहते हैं। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से कम हो, तनु विलयन कहलाता है। उसके बाद क्या पढ़े थे, सांद्र विलयन, यानी कि जिसमें विलेय की मात्रा ही अधिक हो, वह क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, जिसमें बताइए, हाँ, जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम होती है। यानी विलेय की मात्रा अधिकतम हुई तो वह हो गए संतृप्त, ठीक। अब असंतृप्त इसका उल्टा है, विलायक अधिक से अधिक हो जाए, यानी जितना रहना चाहिए था उससे भी अधिक हो जाए, तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। अब ये पहले प्रकार था, यानी जो पहले आधार पे बांटा गया वो इन विलेय की सांद्रता के आधार पे बांटा गया। अब दूसरा कौन सा आधार है, दूसरा है तत्वों या घटकों के भौतिक अवस्था के आधार पे। भौतिक अवस्था यानी क्या, 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं किसी द्रव्य पदार्थ की, कौन कौन सी, ठोस, द्रव एवं गैस, ठीक है। तो ये जो होते हैं, यानी कि भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयनों को मुख्यतः 9 भागों में बांटा गया। कौन कौन से वह भाग हैं, एक बार ठोस का, ठोस से, गैस का, गैस से, द्रव का, द्रव से। अब एक बार द्रव का, ठोस से, द्रव का, गैस से, द्रव का, द्रव से। ही ऐसे ही ठोस का, द्रव से, ठोस का, गैस से, ठोस का, ठोस से। कुल 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के उदाहरण हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि भौतिक अवस्थाओं के बदलने पे अलग अलग क्या उदाहरण मिल सकते हैं हमें। घटकों या तत्वों की भौतिक अवस्था के आधार पर हम बताएं कि विलयन जो होते हैं वो विलेय तथा विलायक दोनों से मिलकर बनते हैं, तब विलयन बनता है। यानी कि इसमें विलायक की अवस्था और विलेय की अवस्था दोनों पॉइंट रखते हैं, यानी कि दोनों अपने आप में एक मायने रखते हैं, तभी विलयन की अवस्था को हम बता सकते हैं कि किस अवस्था में विलयन होगा। तो इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे, विलेय तथा विलायक
की भौतिक अवस्था के आधार भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 9 प्रकार के होते हैं। इसलिए विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अब इन विलयनों में भी 3 अवस्थाएं मुख्य हैं। कौन कौन सी? गैसीय विलयन और द्रवीय विलयन और ठोसीय विलयन। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर एक चार्ट बनाएंगे, उदाहरण देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए, एक चार्ट बनाएंगे, उसके हिसाब से समझेंगे कि विलयन कैसे 9 प्रकार के हुए और इनके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, विलेय, विलायक, उसके बाद उदाहरण। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसा विलयन बनाना है आपको वैसा ही विलायक लेना है। यानी गैसीय विलयन मुख्यतः 3 तरह से बनेंगे। कैसे कैसे हो सकते हैं देखिए, यहाँ पर पहला विलयन का प्रकार लेते हैं गैसीय, गैसीय विलयन। अब देखिए, हमें विलयन कैसे बनाना है? गैसीय बनाना है, यानी कि जो जिस तरह का आपको विलयन बनाना है उसका आप विलायक लेंगे, यानी कि गैस को हम विलायक के लिए लेंगे, गैस। अब इधर एक बार विलेय के रूप में एक बार ठोस को, द्रव को और गैस को लेकर देखेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर हम विलायक को गैस लिए हैं और विलेय को गैस लेते हैं और देखते हैं किस तरह का उदाहरण बनता है। विलेय की जगह पे हम गैस ले लिए। अब विलायक जो लिए हैं और विलेय जो लिए हैं, इन दोनों को मिलकर विलयन बनेगा, जिसका आंसर कुछ यहाँ तक होगा कि ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का विलयन। तो ये हुआ कि जब विलायक को भी गैस लिया और विलेय भी गैस लिया, ऑक्सीजन भी गैस है और नाइट्रोजन भी गैस है, तो इस तरह इन दोनों को मिलाएंगे तो जो विलयन बनेगा वो कैसा विलयन बनेगा? गैसीय विलयन बनेगा। अब गैसीय विलयन हम नंबर 2 करके दिखाते हैं कि अगर हम विलायक को गैस ही रहने दें, क्योंकि हमें गैसीय विलयन बनाना है तो विलायक वही लेना पड़ेगा, और इसको हम द्रव ले रहे हैं, द्रव और गैस। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है? अब द्रव को हम क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, यानी कि कम मात्रा में क्लोरोफॉर्म लेते हैं, और गैस की मात्रा में नाइट्रोजन को ही लेते हैं। तो इससे जो विलयन बनेगा वह गैसीय विलयन बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यही चीज़ उदाहरण में, क्लोरोफॉर्म व नाइट्रोजन का विलयन। फिर अब हमें एक बार हम गैस लिए, गैस मिलाए, दूसरी बार द्रव लिए, गैस से मिलाए, तो क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का विलयन बन रहा था। अब फाइनली यहाँ पर हम ठोस लेकर देखते हैं कि ठोस को यदि गैस में मिलाया जाता है तो कैसे उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो ठोस को हम ले लेते हैं कपूर। कपूर आप लोगों ने देखा होगा घर में, कपूर, और गैस के रूप में वही ले लेते हैं अपना नाइट्रोजन, कपूर व नाइट्रोजन। तो ये थे गैसीय विलयन। गैसीय विलयन 3 प्रकार के बने, एक बना गैस के साथ, एक बना द्रव गैस के साथ और एक बना ठोस गैस के साथ।
या 3 प्रकार के गैसीय विलयन बने। सेम ऐसे ठोस में भी 3 प्रकार के बनेंगे और द्रव में भी 3 प्रकार के बनते हैं। आइए चलिए हम द्रव विलयन जानते हैं। द्रव विलयन, तो जो विलयन बनाना है हमें उसे विलायक के रूप में लेना है, यानी कि हमें द्रव विलयन बनाना है तो हम उसे विलायक के रूप में लेंगे द्रव। अब पहली बार हम गैस लेकर देखते हैं कि गैस को यदि द्रव के साथ मिलाया गया तो क्या होगा। गैस को यदि द्रव के साथ मिलाया गया। दूसरा ले लेंगे हम कि ठोस को यदि द्रव के साथ मिलाया गया तो क्या होगा, कि गैस को द्रव के साथ यदि मिलाया गया तो क्या होगा। गैस के लिए हम ले लेते हैं ऑक्सीजन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि द्रव को हम ले रहे हैं तो द्रव को विलायक एज ए सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जल में घुला ऑक्सीजन, ऐसे लिख दीजिए कि जल में जो ऑक्सीजन रहता है वह एक विलयन ही तो है, जल में घुला ऑक्सीजन। अब द्रव में ठोस मिलाना है तभी विलयन बनेगा, तो द्रव हम जल ही लेते हैं और ठोस को हम ग्लूकोज ले लेते हैं, जल में घुला ग्लूकोज। और फाइनली अब द्रव के लिए हम ले लेते हैं, द्रव यहाँ भी लेना है, यानी विलेय कम मात्रा में भी द्रव लेना है और विलायक अधिक मात्रा में भी द्रव लेना है। तो अधिक मात्रा में द्रव हम जल ले लेते हैं, जल में घुला एथेनॉल। एथेनॉल तो आप लोग जानते होंगे ना, एथेनॉल क्या होता है, अरे वही शराब, एथेनॉल इसका नाम है एथेनॉल। इसे एथेनॉल को और क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो ये गैस के साथ हुआ, गैस का द्रव के साथ बना जल में घुला ऑक्सीजन, ठोस को अगर द्रव में मिलाएंगे तो जल में घुला ग्लूकोज, उदाहरण हो गया। द्रव को यदि द्रव के साथ मिलाया जाए तो जल में घुला शराब, ठीक है। अब फाइनली हमने पढ़ा गैस, द्रव, अब पढ़ेंगे ठोस, यानी कि हम एज ए विलायक ठोस को लेंगे। नोट कर लीजिए फिर आगे बताएं। तो अब हम लोग देखेंगे ठोस विलयन के बारे में। तो जो विलयन बनाना है उसे विलायक के रूप में ले लीजिए। फर्स्ट कंडीशन में विलायक के रूप में ठोस लिए हैं और यहाँ पर गैस को ठोस के साथ यदि मिलाया जाए तो ठोसीय विलयन ही बनता है। देखते हैं कैसे। गैस को हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, गैस को हम हाइड्रोजन ले लेते हैं और इसे मिला देते हैं पैलेडियम में। अब एक बार हमने गैस लिया, ठोस मिलाया, अब की द्रव ले रहे हैं और ठोस मिला रहे हैं। द्रव को हम ले लेते हैं पारा। पारा ये क्या है, पारा एक धातु है परंतु द्रवीय अवस्था में है। तो यहाँ पर पारे व ठोस के रूप में ले लेते हैं सोडियम, पारे व सोडियम का अमलगम। क्योंकि यह विलयन तो है परंतु पूर्ण रूप से यह विलीन नहीं हो पाते हैं। विलीन मतलब होता है कि एकदम घुल जाना, जैसे कि वो चीज़ पूरा समांगी नहीं होता है। समांगी होते हैं, यह विलयन समांगी तो है परंतु एकदम कंफर्ट 99% वाले हैं, पूरे वाले नहीं, ठीक है। इसीलिए तो ये लिखा गया पारे व सोडियम का अमलगम, विलयन नहीं, अमलगम। अब फाइनली गैस हो गया, द्रव हो गया, अब ठोस को ठोस के साथ मिलाएंगे और देखेंगे। आप लोगों के आसपास बहुत से उदाहरण है ठोस का ठोस में मिलाने पर, जैसे कि ठोस को ठोस में, अरे भाई अपना ये लीजिए, तांबा लीजिए और उस पर सोने का पॉलिश कर दीजिए, हो गया। हाँ, तो कुल इस तरह से 9 ठो विलयन हुए। किसके आधार पर, विलेय एवं विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए पहला क्या था, गैस, और गैस का यदि हम मिलाएं तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन बन रहा था, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का विलयन बन सकता है। द्रव और गैस मिलाएं तो क्लोरोफॉर्म व नाइट्रोजन का विलयन बनता है।
ठोस और गैस को मिलाएं, ठोस के रूप में हम कपूर ले लें और कपूर में नाइट्रोजन की गैस प्रवाहित कर दें, या फिर नाइट्रोजन किसी जार में पहले से भरा रहे और उसमें कपूर डाल दें। तो इस प्रकार के विलयन से कपूर और नाइट्रोजन का विलयन मिलता है। द्रवीय विलयन में यदि द्रव में गैस मिला दें, देखिए जिसकी मात्रा अधिक रहेगी आप उसमें मिलाएंगे तभी वह विलायक कहलाएगा। यानी कि यदि द्रव में हम गैस मिला दें तो इस तरह से द्रवीय विलयन बनता है। जैसे कि जल है, पानी है, उसमें ऑक्सीजन घुले रहते हैं, ठीक है। ठोस में द्रव मिला दिया, द्रव में ठोस मिला दिया जाए, यानी कि जल में ग्लूकोज, ग्लूकोन-डी जो आप चाहिए वो मिला सकते हैं, ठीक है। द्रव में द्रव ही मिला दिया जाए, यह तो सबसे फेमस है, सब बच्चे जानते हैं, जल में घुला एथेनॉल, ठीक है। फाइनली कौन सा है, ठोस विलयन, यानी ठोस में गैस मिला दिया जाए, पहले से ठोस उपस्थित है उसमें गैस की मात्राएं छोड़ दी जाए। तो इस प्रकार के विलयन क्या कहलाएंगे, ठोसीय विलयन कहलाएंगे, यानी अपनी भौतिक अवस्था में ही बरकरार रह जाएंगे। विलायक जिस अवस्था में था उस अवस्था में ही यह बरकरार रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या उदाहरण बना, गैस का ठोस के लिए हाइड्रोजन लिए, हाइड्रोजन एक गैस है और उसमें पैलेडियम जो एक धात्विक तत्व है उसको मिला दिया गया, ठीक है, द्रव का ठोस के साथ। द्रव के रूप में हमने लिया पारे को, पारे एक धातु तो है परंतु किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बताइए वह कौन सा धातु है जो ठोस अवस्था में ना होकर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो पारे व सोडियम का अमलगम। फिर ठोस और ठोस को मिलाने से, यानी कि कम मात्रा में भी ठोस लें और अधिक मात्रा में भी ठोस लें तो हमें ठोसीय विलयन प्राप्त होता है। जैसे कि तांबा लें और तांबे पर सोने की परत चढ़ा दें तो इस प्रकार वह ठोस ही रह जाएगा, जिस प्रकार से ठोस विलयन बनेगा। सब कुछ नोट कर लिए हैं तो अच्छा है, अब इरेज कर देते हैं। तो ये थे विलयन, विलयन के प्रकार। विलयन के दो प्रकार हम लोगों ने पढ़ा, कौन कौन सा, पहला पढ़ा कि विलेय की सांद्रता के आधार पे, दूसरा पढ़ा विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे। अब हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता, क्या होता है विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता क्या है, चलिए अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता क्या है, विलयन की सांद्रता से तात्पर्य है कि विलेय की वह मात्रा, क्या, विलेय की ऐसी मात्रा जो निश्चित आयतन के विलयन में घुलाई जा सकती हो या पहले से घुली हो, उस विलेय की मात्रा को ही कहते हैं विलेय की सांद्रता, ठीक है। विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे कि विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए विलेय की वह मात्रा, जैसे कि आप मान लीजिए कि एक बीकर है जिसमें हमें एक विलयन बनाना है, ठीक है। अब विलेय, पानी हमने ले लिया है विलायक के रूप में, अब चीनी या नमक ले लेते हैं विलेय के रूप में। तो इतना चीनी या फिर उतना, ऐसे चीनी मान लीजिए कि उस पानी में कितना चीनी डाला जाए कि अधिक से अधिक मीठा हो जाए। जैसे एक लीटर पानी में, यहाँ तक 1 लीटर भरा हुआ है, 1 चम्मच डाले तो मिठास कम होगा, ठीक। 2 चम्मच डाले, हल्का सा मिठास ऊपर। ऐसे ही आधा किलो अगर डाल दें, 1 लीटर में आधा किलो लीटर चीनी डाल दें, मिठास खूब ऊपर चला जाएगा। यानी कि विलेय की वह मात्रा जो निश्चित आयतन के विलयन में घुली होती है, बढ़िया से बढ़िया मीठा मिल जाए पानी में, वह मात्रा ही चीनी की, वह मात्रा ही विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब विलयन की सांद्रता को नापने के लिए, यानी कि इनकी कई इकाइयाँ होती हैं। कौन कौन सी इकाई होती है, पहला होता है मोलरता, यानी विलयन की मोलरता।
विलयन को मापने की कई इकाई होती है, जिसमें से मेन है मोलरता, मोललता और नॉर्मलता। ठीक है, मोलरता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोलैरिटी। ठीक है, उसी के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें यही चीज़ हम लोग पॉइंट में लिख लेते हैं कि विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता मापने की निम्न इकाई है। निम्न इकाई है, कौन कौन सी वह इकाई है? मोलरता, मोललता और नॉर्मलता। क्लास 12th के सेकंड चैप्टर में फेमस ये 3 हेडिंग है। कौन कौन सी? मोलरता, मोललता और नॉर्मलता। ये फिर अच्छा, इनसे आपको 1 नंबर तक का क्वेश्चन आता है, यानी कि पूछ लेता है एग्जाम में कि बताइए विलयनों के आधार पर विलयन की मोलरता क्या है, ठीक, या फिर मोललता क्या है, या फिर नॉर्मलता क्या है, विलयन की नॉर्मलता क्या है, समझाइए। 1 नंबर में पूछ लेगा और आपको लिखना पड़ेगा। यदि फार्मूला पूछ लेता है कि यानी कि सूत्रों के साथ गणना कीजिए, तो आपको फार्मूला भी लिखना पड़ेगा। तो हेडिंग डाल लीजिए विलयन की मोलरता। इंग्लिश में इसे बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी। तो मोलरता क्या होता है इसे जानते हैं। देखिए मोलरता क्या है? विलयन के 1 लीटर में, यानी कि जो विलयन है, मिक्सचर है अपना सॉल्यूशन, वो 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता कहते हैं। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, यानी कि इनकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है मोल प्रति लीटर। ठीक है, आइए इसी बात को लिखते हैं। विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब हम जानेंगे कि मोलरता जो है उनका फार्मूला क्या होता है, यानी कि मात्रक क्या होते हैं, और यह मोलों की संख्या तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ये कक्षा 11 में पढ़ा हुआ भाग है। ठीक है, ये मोलों की संख्या को भी बताएंगे कैसे निकाला जाता है। और ये क्या लिखा है? मोलरता कहते हैं। अब मोलरता जैसे कि लंबाई नापने के लिए मीटर होता है, ऐसे ही मोलरता नापने के लिए भी कोई मात्रक होता होगा। तो मात्रक तब बनेगा जब मोलरता के बारे में लिखेंगे। इसके बारे में एक और छोटी सी पॉइंट लिखेंगे, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित कहते हैं। मोलरता मोल प्रति लीटर में मापी जाती है। मोलरता मोल प्रति लीटर में मापी जाती है। आइए देखिए फार्मूला क्या होगा। यहाँ पर मोलरता यानी कि m बराबर लिखेंगे मोलरता बराबर, देखिए क्या लिखना है? 1 लीटर विलयन के आयतन में, यानी कि नीचे जो रहेगा वो रहेगा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, आयतन किस में रहना चाहिए? लीटर में रहना चाहिए। ठीक है, आयतन लीटर में। विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब जिन लोगों को नहीं मालूम है कि यह विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, वो इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें मालूम करना है विलेय के
विलय के मोलों की संख्या। आपको यदि विलय के मोलों की संख्या मालूम करना है तो आप क्या करिए, जो विलय है उसका भार ज्ञात करिए। यानी कि उसका भार, अगर क्वेश्चन में, प्रश्न में, जैसे आगे प्रश्न आएंगे तो उसमें भार दिया रहेगा कि विलय कितना भार मिलाया गया है। तो यहाँ पर मोलों की संख्या का फार्मूला होता है ऊपर विलय का भार बटा विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। यह देखिए कि हम यह क्यों लिखे हैं कि मोलरता मोल प्रति लीटर में मापी जाती है, क्योंकि यहाँ से मोलरता का मात्रक वही बन रहा है। विलय के मोलों की संख्या को मोल में लिखते हैं कि 1 मोल, 4 मोल, 5 मोल, और विलयन का आयतन लीटर में यानी कि प्रति लीटर, तो मोल प्रति लीटर, इस तरह से आया है। मोलरता को एक और तरीका है लिखने का, उसको भी समझते हैं। मोलरता बराबर हो सकता है विलय का भार। इधर देखिए, विलय के भार को हम m से लिखते हैं और अणुभार को स्मॉल w से लिखते हैं। विलय का अणुभार, विलय का अणुभार ये होता है। ये देखिए, हमने विलय की मोलों की संख्या के लिए फार्मूला बनाया। क्या बनाया? विलय का भार बटा अणुभार, इसी को लिख दिया। ये विलय के मोलों की संख्या के बराबर है। अब गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। क्योंकि विलयन के आयतन है यानी वॉल्यूम है, तो इसको V से लिखते हैं। और कैसा आयतन होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। अब यहाँ से मोलरता यानी कि m बराबर एक फार्मूला बनता है, इसको देखिएगा। विलय के भार को हम स्मॉल m से लिख रहे हैं, ये बन गया, और विलय के अणुभार को स्मॉल w से लिख रहे हैं, ये बन गया। मल्टीप्लाई कर दिए 1/v, जहाँ पर m विलय का भार, स्मॉल w विलय का अणुभार, v जो है विलयन का आयतन है। यहाँ पर आयतन जो है वो हमेशा कैसा रहेगा? लीटर में रहेगा। ठीक है, आप इतनी बात को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं मोललता के बारे में। ये बहुत आसान है, बस आपको छोटी छोटी सी चीज़ें याद रखनी है। मोललता, मोललता, मोललता इंग्लिश में से बोलते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी। ठीक है, तो देखिए मोलैलिटी क्या होता है। मोलैलिटी यानी कि अब की हम क्या करें, विलायक लें और विलायक ऐसा हो ग्राम में हो। ठीक है, तो विलायक 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में घुलने वाले मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसी बात को हम लिख लेते हैं। 1 किलोग्राम विलायक के आयतन में घुलित यानी कि मिला हुआ विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता, विलयन की मोललता कहते हैं। इसे इस प्रकार का आप लोग यम बनाएं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता
मूललता मूल पर केजी में मापी जाती है, मूल पर केजी में मापी जाती है। अब देखिए हम मोलरता का फार्मूला पढ़ेंगे कि मोललता बराबर होता क्या है। मोललता, तो मोललता को किसे लिखते हैं, यम से लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एम है, यहाँ पर ऐसा एम बनाइएगा ताकि दोनों के बीच का अंतर रहे, ठीक है। तो मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे आप लिख सकते हैं विलायक का आयतन, विलायक का आयतन प्रति किलोग्राम में, आयतन प्रति किलोग्राम में, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा मोललता का फार्मूला, विलेय के मोलों की संख्या विलायक का आयतन किलोग्राम में। अच्छा, हमें अगर ये वाली कहानी अगर ना याद हो तो हम इसको, यदि रेड वाले को याद रखें तो हम मोललता का फार्मूला बना सकते हैं। देखिए कैसे, विलायक के 1 किलोग्राम आयतन में, विलायक के 1 किलोग्राम आयतन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है। अब विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, भार, विलेय का भार बटा अणुभार। इस बात को, मोलरता को हम यद्यपि करके ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या को लिख सकते हैं, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणे, यहाँ पर आयतन, विलायक का आयतन किस में, किलोग्राम, 1 बटा विलायक का आयतन किलोग्राम, ठीक है, विलायक का आयतन किलोग्राम। तो इस तरह से बनता है मोललता का फार्मूला। यदि हम इसे अक्षरों में व्यक्त करें तो कुछ ऐसा होगा, यम इज इक्वल टू विलेय का भार, विलेय के भार को अभी हमने ऊपर देखा था किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से, और विलेय का अणुभार को लिखते हैं डब्ल्यू से, और गुणे विलायक का आयतन किलोग्राम में, तो विलायक के आयतन को किलोग्राम में लिखते हैं, विलायक के आयतन को किलोग्राम में लिखते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। तो इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिए हैं सब लोग। अब हमने पढ़ा मोललता, अब हम पढ़ेंगे नॉर्मलता के बारे में। इसे इतना इरेज कर लेते हैं और आइए चलिए देखते हैं नॉर्मलता क्या होती है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं नॉर्मेलिटी। देखिए नॉर्मलता क्या है, विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। तो इसी बात को लिखेंगे, 1 लीटर आयतन के विलयन में, आयतन के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। हाँ, जो आप लोग कह रहे हैं वो भी सही है कि 1 लीटर आयतन के विलयन में,
यानी कि 1 लीटर आयतन वाला विलयन है, यहाँ पे आयतन के विलयन में, यानी 1 लीटर आयतन का विलयन है, 1 लीटर आयतन का विलयन है, उसमें उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। विलयन की नॉर्मलता को विलयन की नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने विलयन की सांद्रता की कुल 3 इकाइयाँ पढ़ी। पहली इकाई थी मोलरता, दूसरी इकाई थी मोललता और तीसरी इकाई थी नॉर्मलता। मोलरता में हम लोगों ने पढ़ा कि विलयन के 1 लीटर में, यानी कि 1 लीटर का विलयन हो और उसमें विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को किस में मापा जाता है? मोल प्रति लीटर में। मोलरता को यम से प्रदर्शित करते हैं। मोललता 1 किलोग्राम विलायक के आयतन में, यानी कि विलायक जो ले ज़्यादा मात्रा जिसकी दे वह ग्राम में हो, 1 किलोग्राम प्रति किलोग्राम हो। आयतन में घुलित यानी मिले हुए मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, परंतु इन यम और इस यम में आप अंतर रखिएगा, ठीक है। मोललता को मोल प्रति केजी में मापा जाता है। फाइनली आया नॉर्मेलिटी यानी कि नॉर्मलता। यह सब विलयन की सांद्रता की इकाइयां हैं, यानी कि जैसे लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर, उसे मीटर में नापा जा सकता है। ऐसे ही विलयन को इन 3 भागों में नापा जा सकता है, मोलरता में, मोललता में और नॉर्मलता क्या होती है? 1 लीटर आयतन के विलयन में, यानी विलयन का आयतन हो वह 1 लीटर हो, प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। विलयन की नॉर्मलता को यन से प्रदर्शित करते हैं। अब यह हमको एक नया चीज मिला, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। इसको जानते हैं या कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लिए हैं। तो देखिए अब विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को कैसे निकालते हैं। विलेय के ग्राम तुल्यांकी संख्या। अब विलेय की ग्राम तुल्यांकी संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीज़ मालूम होना चाहिए, जिसकी मदद से विलेय के ग्राम तुल्यांकी संख्या मालूम कर सकते हैं। पहला तो हमें मालूम होना चाहिए विलेय का तुल्यांकी भार कितना है। दूसरा मालूम होना चाहिए विलेय का भार कितना है और विलेय का तुल्यांकी भार कितना है, ठीक है। इसी बात को यहाँ पर लिख देंगे कि विलेय का भार जो हो वह ग्राम में हो, और यहाँ पर विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है। इसको लिख देंगे। तो यह हो गया विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ऐसे निकाला जा सकता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका खत्म होता है। विलयन की सांद्रता की 3 इकाई बताई, जिसमें मोलरता, मोललता और नॉर्मलता बताया। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। राउल्ट का नियम क्या होता है इसको जानेंगे, और आगे पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे अगली वीडियो।